हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है अकाउंटिंग स्किल्स ऑनलाइन क्लासेस में। चिल्ड्रन, लास्ट क्लास में हमने अवितरित लाभ एवं अवितरित हानियों के लेखांकन व्यवहार को समझा था। इसी के साथ हमने एक विशेष संचय कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय पर भी चर्चा की थी। आज हम सर्वप्रथम कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय से संबंधित एक प्रश्न हल करेंगे। ए व बी एक फर्म में साझेदार हैं जो 5:4 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं। वे 1/4/2017 को सी को लाभों में 1/5 हिस्से के लिए प्रवेश देते हैं। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 31 मार्च 2017 की आपको बैलेंस शीट दी हुई है। ये पूरी बैलेंस शीट नहीं दी, सिर्फ बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट, एक नमूना दिया हुआ है बस। तो इसमें क्या लिखा है, देखिए लायबिलिटीज साइड में बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में लिखा हुआ है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है। कितने रुपए से? 9,000 रुपए से लिखा हुआ है। और तो नीचे लिखा है कि निम्नांकित परिस्थितियों में कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय के संबंध में प्रविष्टियां दीजिए। तो देखिए पहला जो पॉइंट आप यहां पे दिखाई दे रहा है वो क्या है, यदि कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय के संबंध में कोई सूचना ना हो। पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है, यदि कोई सूचना ना हो। तो इसका अर्थ ये हुआ, देखिए बैलेंस शीट के दायित्व पक्ष में आपको दिया हुआ है कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय के 9,000 रुपए और इस संबंध में सूचना में कोई दायित्व उत्पन्न होने की कोई सूचना है नहीं। जब इस संबंध में कोई दायित्व उत्पन्न नहीं हुआ है तो कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय क्या हो जाएगा सर, ये संचित लाभ हो जाएगा। ये कल हमने चर्चा की थी इस पर कि जब कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय को हमने बनाया है तो इसलिए बनाया है कि अगर कोई कर्मचारी की क्षति हो जाए और उसे क्षतिपूर्ति देनी हो तो वो इस संचय से भरपाई होगी। लेकिन प्रश्न में कोई क्षतिपूर्ति देनी ही ना हो तो इस प्रकार जो रिजर्व रह जाएगा वो क्या बनेगा, संचित लाभ बनेगा। तो इस प्रश्न के अनुसार हम क्या करेंगे, ये संचित लाभ बन जाएगा और इसे हम क्या करेंगे, पूंजी खाते में हस्तांतरित कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, देखिए रिजर्व है तो रिजर्व का शेष क्या होता है, क्रेडिट, हस्तांतरित करेंगे। तो प्रविष्टि करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर कौन है, ए और बी, तो यहां लिखेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो कल हमने ये समझा था कि सर अगर कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय के संबंध में कोई दायित्व उत्पन्न ना हो तो कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय क्या मान लो, संचित लाभ मान लो। और संचित लाभों का हम क्या लेखांकन व्यवहार करते हैं, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है कि संचित लाभों को पुराने अनुपात में पुराने साझेदारों में विभाजित कर दिया जाता है। तो पुराने साझेदार में लाभ हस्तांतरित होंगे तो पूंजी क्या होगी, बढ़ेगी तो पूंजी खाता क्रेडिट होगा और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट हो जाएगा, क्योंकि पहले से रिजर्व मतलब पहले से क्रेडिट शेष है और हस्तांतरित होगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो इसके रुपए दे रखे थे 9,000 और इसे मैं हस्तांतरित कर देना पुराने अनुपात में, जो कि प्रश्न में दिया हुआ 5:4। तो 9,000 को 5:4 में विभाजित किया। देखो क्या करोगे आप, 9,000 को 5:4 में विभाजित करोगे तो 9,000 लिखोगे और 5:4 में विभाजित करना सर। तो 5 और 4 अनुपातों का योग कितना हो गया, 9। तो पहले 9,000 में 9 का भाग लगा दो, कितने आएंगे, 1,000 आ जाएंगे सर। अब 1,000 को एक बार 5 से गुणा कर दो तो कितने हो गए सर, 5,000 तो इसके हो गए और उसी 1,000 को अब 4 से गुणा कर दो, कितने हो गए सर, 4,000 हो गई। तो इस प्रकार कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय की राशि पूंजी खाते में स्थानांतरित हो गई। यहां तुम नरेशन लिखोगे, बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन दियर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इस तरह से नरेशन लिखना है आपको यहाँ पे। तो केस फर्स्ट केस ये हो गया। अब देखिए परिस्थिति दूसरी, प्रश्न वही है स्क्रीन के ऊपर जो आपको दिया हुआ है, ए बी 5:4 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं। 1/4/2017 को सी को 1/5 हिस्से प्रवेश देते हैं। बैलेंस शीट का जो नमूना दिया हुआ आपको दिया हुआ ही है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इसमें भी वही दे रखा है आपको, 9,000 रुपए का है और
परिस्थिति परिवर्तित हो गई। दूसरी परिस्थिति में कहा है कि कर्मचारी क्षतिपूर्ति का दावा 2700 रुपए है, 2700 रुपए है। तो यहां देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 9000 का है और यहां दावा उत्पन्न हो रहा है 2700 का। तो इस दावे की राशि को इससे क्या करेंगे, अपन भरपाई कर लेंगे रिजर्व से। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, लायबिलिटी साइड में है, और रिजर्व जो भी होते हैं वो क्रेडिट ही होते हैं हमेशा लायबिलिटी साइड में। तो वैसे भी लायबिलिटी का शेष क्रेडिट है, पहले से क्रेडिट है। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को तो डेबिट ही करना है, या तो इससे दायित्वों की पूर्ति करनी है या फिर इसे पूंजी खाते में स्थानांतरित करना है। तो दोनों ही कंडीशन में इसको तो डेबिट ही करना है, इतनी बात याद रखो। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को तो डेबिट ही करना है सर, कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट तो डेबिट ही होगा। कितने से हो जाएगा डेबिट सर, ये 9000 बैलेंस शीट में दिया और 9000 से डेबिट हो जाएगा। और 2 अब क्रेडिट किसे करना है सोचना। देखिए यहां क्षतिपूर्ति के संबंध में दावे की राशि कितनी है, 2700। तो इस संबंध में रिजर्व के संबंध में एक दायित्व उत्पन्न हो गया, और दायित्व का शेष क्या होता है सर, क्रेडिट शेष होता है। तो नया दायित्व उत्पन्न हुआ तो उसे क्रेडिट करना पड़ेगा भाई। तो दायित्व को मैंने क्रेडिट किया टू लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट। कितना दायित्व उत्पन्न हुआ सर, 2700 का दायित्व उत्पन्न हुआ। अब देखिए यहां पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 9000 से डेबिट किया, 2700 के दायित्व उत्पन्न हुए थे, तो दायित्व की तो भरपाई हो गई। अब 9000 में से 2700 के दायित्व हो गए, तो शेष राशि कितनी रह गई, शेष राशि आपकी रह गई 6300। तो ये 6300 शेष राशि क्या है, देखिए जब संचय में शेष बचा हुआ है तो संचय में 2700 का जो शेष बचा ये संचित लाभ हो गया, और संचित लाभों को क्या करना है, पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में विभाजित कर देना है। तो ये 6300 को पुराने अनुपात में पुराने साझेदारों में बांट देंगे। पुराने अनुपात कितना, 5:4 दिया हुआ है। तो 5 और 4 में इसको भाग देंगे, तो ए और बी में स्थानांतरित कर दो। पुराने साझेदारों में टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो शेष जो रिजर्व बचा हुआ है ये अपना संचित लाभ मान लिया जाता है, और संचित लाभों को हम क्या करते हैं सर, ये तो पूंजी खाते में स्थानांतरित होते हैं पुराने अनुपात में। तो करो, पुराने अनुपात में 5 और 4 9 गए, 9 का भाग दो इसमें, 9 7 63 700 आया। 700 को 5 से गुणा करो सर, 3500 आया। अभी उसी 700 को 4 से और गुणा करो, 700 का 28, 2800 हो गया सर। तो इस तरह से हमने इस रिजर्व को यहाँ पे बांट दिया। देखिए ये जितने भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से संबंधित जो नियम है और इसकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, पिछले वीडियो में मैं बहुत डिटेल में समझा चुका हूं। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप पीछे वाला वीडियो देखिए, उसमें आपको पूरी तरह से इसकी अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगी। तो देखिए अगली परिस्थिति क्या दे रखी है प्रश्न में, यदि कर्मचारी क्षतिपूर्ति का दावा 13,500 रुपए है, तो दायित्व उत्पन्न हुआ है कर्मचारी क्षतिपूर्ति के संबंध में। तो जब दायित्व उत्पन्न हुआ तो उसकी भरपाई कहां से होगी सर, ये जो बैलेंस शीट में रिजर्व दिया उसी से होगी। तो देखिए यहाँ पे रिजर्व जो बैलेंस शीट में वो तो सर 9000 है। तो एक बार करो, अपने रिजर्व को तो डेबिट ही करना है ना, डेबिट करो रिजर्व को। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, और 2 यहां पे देखो लाइबिलिटी कितनी है, 2 लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट। यहां लाइबिलिटी फॉर WC का मतलब वर्कमैन कंपनसेशन है, आप फुल फॉर्म लिखोगे, मैंने यहां पे एब्रीविएशन लिख दिया इसका। तो 2 लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट। तो देखिए रिजर्व जो था बैलेंस शीट में सर वो तो 9000 ही है, लेकिन लाइबिलिटी जो अराइज हुई है वो कितनी है, वो लाइबिलिटी है सर 13,500 की लाइबिलिटी है। तो देखिए अगर मैं इस लाइबिलिटी को भरपाई करता हूं रिजर्व से, तो 9000 की तो लाइबिलिटी भरपाई हो पाएगी ना, क्योंकि 9000 की रिजर्व है। तो अब 13,500 की तो थी लाइबिलिटी और 9000 के थे सर रिजर्व है। तो यहां पे 4,500 रुपए का जो शेष बच गया, ये शेष किस में बचा है, ये लाइबिलिटी ज्यादा थी तो ये शेष लाइबिलिटी में बचा है। तो अगर लाइबिलिटी में अगर शेष बचता है तो शेष लाइबिलिटी को रीवैल्यूएशन अकाउंट से चार्ज करेंगे। आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ा था पीछे, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट से चार्ज करेंगे लाइबिलिटी को, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। यहां पे क्या करेंगे, यहां पे करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर देंगे। कितने से,
अतिरिक्त जो लाइबिलिटी बची है 4500 उससे इसको डेबिट कर देंगे। अब कहेंगे सर प्रश्न में रिवैल्यूएशन को हमने डेबिट क्यों किया? तो देखो आपको याद होगा पीछे आपने रूल पढ़ा था रिवैल्यूएशन अकाउंट का कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होता है, तीन चीजें आती है सर, एसेट, लाइबिलिटी, प्रोविजन आते हैं। और इसका रूल आपने सिंपली ये रूल पढ़ा था माइनस प्लस 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 माइनस माइनस, ये चीजें डेबिट में आती हैं, क्रेडिट में आती है। मतलब क्या हुआ कि एसेट जब घटती है तो डेबिट में, बढ़ती है तो क्रेडिट में। लाइबिलिटी और प्रोविजन जब बढ़ते हैं तो डेबिट में आते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट की, और घटते हैं तो कहां आते हैं सर, क्रेडिट साइड में आते हैं। तो यहां पे देखो लाइबिलिटी बढ़ी तो रही है ना, 4500 से एक्स्ट्रा ही तो लाइबिलिटी है हमारे पास। वैसे तो पूरी लाइबिलिटी 13500 बढ़ रही है, लेकिन उसमें से 9000 की तो हमने एडजस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से कर ली। तो शेष 4500 की जो बढ़ी हुई लाइबिलिटीज है उसको हमें क्या करना, तो बढ़ी हुई लाइबिलिटी क्या हुई, बढ़ी है, बढ़ी हुई लाइबिलिटी कहां जाएगी, डेबिट में। किसके, रिवैल्यूएशन अकाउंट का रूल है भाई ये, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में जाएगी। इसलिए हमने क्या किया, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर दिया 4500 से। तो इस तरह से आपको इसे हल करना। अब देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ है, अब आपने ये भी पढ़ा था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो भी शेष होगा वो शेष पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में विभाजित हो जाएगा। तो यहां इस प्रश्न के अकॉर्डिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट में 4500 रुपए का डेबिट शेष बता रहा है, तो इसको अपने क्या करना है, पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में विभाजित करना है। तो पुराना अनुपात क्या है सर, 5:4 था, ए और बी के बीच में था। तो इस रिवैल्यूएशन अकाउंट का शेष जब हस्तांतरित करेंगे तो रिवैल्यूएशन यहां डेबिट है, तो डेबिट से रिवैल्यूएशन तो सर क्रेडिट हो जाएगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसको तो हमने क्रेडिट कर देना है सर, कितने से, 4500 का शेष है, इसको 4500 इसका अकाउंट बंद हो गया। और हस्तांतरित किस में करना है, पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में। तो पुराने साझेदार कौन, ए और बी। तो देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट का शेष कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, टू एज कैपिटल को डेबिट कर देंगे और बीज कैपिटल को डेबिट कर देंगे। पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में विभाजित होने का मतलब इनके पूंजी खातों में हस्तांतरण हो जाएगा। तो 4500 रुपए का जो ये शेष था इसको पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में बांटना है। तो पुराना अनुपात कितना सर, 5:4 है, 5:4 में बांट दो। तो 5:4 में बांटे, 5 और 4 9 जाता है, 9 से इसको भाग दिया तो 500 आया। 500 को इस 5 से गुणा किया तो कितना सर, 2500 तो इसका आ गया, और 500 को 4 से गुणा किया तो 2000 इसका आ गया। तो इस तरह से ये तीसरी परिस्थिति भी अपनी बन जाती है। इसके बाद देखिए चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट अब दिया हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट में आपको दिया हुआ है कि कर्मचारी क्षतिपूर्ति से जो संबंधित दावा है वो 9000 रुपए का है, दावे की राशि 9000 है। तो कर्मचारी क्षतिपूर्ति संबंधित दावा उत्पन्न हो रहा है, तो पहले दावे की राशि को भरपाई किससे करना है, रिजर्व से करना है। तो रिजर्व बैलेंस शीट में अगर दिया हुआ है तो हमें उसे क्या करना है, डेबिट ही करना है भाई। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट। ये WC मीन्स वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट, ये वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट। कितना था रिजर्व बैलेंस शीट में सर 9000 दिया है, और यहां दायित्व कितना उत्पन्न हो रहा है, यहां देखिए नीचे दायित्व उत्पन्न हो रहा है 9000 रुपए का। तो 9000 का दायित्व उत्पन्न हुआ। तो देखो दायित्व जितना था उतना ही रिजर्व था, तो यहां तो शेष कुछ बचा ही नहीं, तो शेष नहीं बचा तो इक्वेशन कंप्लीट हो गई यहीं पे। अगर मान लो रिजर्व में शेष बचता तो वो संचित लाभ बचता इसकी तरह, और वो संचित लाभ पुराने साझेदारों में बढ़ जाता। अगर दायित्व ज्यादा होते तो दायित्व में शेष बचता, और दायित्व में शेष किससे शेष बचता, वो किससे चार्ज करते, रिवैल्यूएशन अकाउंट से चार्ज करते। आई थिंक इतनी बात तुम सबको समझ में आ गई होगी। ये तो अपना प्रश्न हुआ जब बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ हो और दायित्व उत्पन्न हुआ या नहीं हुआ, वो परिस्थितियां सब आ गई। एक पॉइंट आपको और समझना है, एक पॉइंट आपको और समझना है। मान लो कि चिट्ठे में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व WCR मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ना दिखाया हो, नहीं है, वहां पे बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं है, लेकिन सूचना में वर्कमैन कंपनसेशन का जो दायित्व है, वर्कमैन कंपनसेशन से संबंधित दायित्व, कर्मचारी, चलो मैं हिंदी में लिख देता हूं, कर्मचारी
क्षतिपूर्ति का दावा ₹10,000 दिया है। अब बताओ क्या करेंगे। देखिए हमने क्या किया था कि सर बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व देखा था अब तक हमने, और उस रिजर्व को से हमने इसके दावे को एडजस्ट कर लिया था। लेकिन अब बैलेंस शीट में तो रिजर्व वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है ही नहीं, लेकिन फिर भी दावे की राशि उत्पन्न हो रही है। तो जब रिजर्व नहीं है तो आप इस बात पे ध्यान दो कि जब हमारे पास बैलेंस शीट में रिजर्व 9,000 रुपए था और दावे की राशि 13,500 हो गई थी, तो जो एक्स्ट्रा दावे की राशि 4,500 हम कहां लेके गए थे, रिवैल्यूएशन में लेके गए थे ना। तो अब इस परिस्थिति में आप ये मान के चलो ना कि चिट्ठे में WCR नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब चिट्ठे में WCR कितना, 0 है, और दावा कितना है, 10,000 है। तो 0 और 10,000 का अंतर निकालोगे तो दावे की राशि 10,000 ज्यादा रहेगी ना। दावे की राशि दायित्व में 10,000 ज्यादा रहे, तो दायित्व में जो शेष राशि बचती है वो कहां, रिवैल्यूएशन में जाती है, तो रिवैल्यूएशन में लेके जाओ इसको। तो सिंपल सी बात ये कि जब WCR ना हो तो हमें जो इतना भी दावे की राशि उत्पन्न होगी वो दावा दायित्व मान के सीधा रिवैल्यूएशन अकाउंट में लेके जाना है। तो इस परिस्थिति में आप क्या करोगे, देखिए दायित्व बढ़ रहा है, और जब दायित्व बढ़ता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के कौन से साइड में लिखते हैं। सर देखो अपने रिवैल्यूएशन का रूल पढ़ा था, मैं फिर बता रहा हूं, बार बार मैं आपको ये पॉइंट याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको ये याद हो जाए। एसेट लायबिलिटी प्रोविजन, 3 चीजों को अपन शामिल करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में। कौन से अकाउंट में, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। इसको मैंने कहा कि माइनस प्लस प्लस, और ये प्लस माइनस माइनस, ये डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा, ये क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा। तो हमने क्या कहा कि दावे की राशि यानी कि दायित्व उत्पन्न हुआ है कितना, 10,000, दायित्व बढ़ा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा। इसका मतलब रिवैल्यूएशन को डेबिट करना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट को हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा सर। और रिवैल्यूएशन को डेबिट करके जो दायित्व उत्पन्न हुआ है, ये दायित्व को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो हमने पीछे रिवैल्यूएशन में भी पढ़ा था। तो यहां लिखेंगे लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट, कितने रुपए सर, 10,000 रुपए। अब हम फिर देखेंगे कि सर 10,000 से ये तो हमने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन यहां अब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो शेष है इसका क्या करते हैं, याद करो, हमने फिर याद कर लो एक बार, मैंने क्या बताया था, रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो भी शेष होता है ये शेष पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में विभाजित कर दिया जाता है। तो करो इसे पुराने अनुपात में विभाजित, रिवैल्यूएशन का डेबिट है, विभाजित करें क्रेडिट हो जाएगा। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना, 10,000। अब मान ले कि प्रश्न में अपन इस प्रश्न मान लेते हैं कि वही ए और बी साझेदार हैं, 5:4 में है, और सी को नए साझेदार के रूप में 1/5 इसके लिए प्रवेश दे रहे हैं। तो ये पुराने साझेदारों में बटेगा। तो पुराने कौन है, ए और बी 5:4 में साझेदार है मान लिया। चलो इसको अपन मान लेते हैं 5:4 की बजाय ये 5 ए और बी साझेदार हैं, तीन 3:2 में ए और बी साझेदार है यहां पे। तो यहां पे अब रिवैल्यूएशन खाते का जो शेष है 10,000, इसको अपन पुराने साझेदारों में बांट देंगे। अब मान लो ये प्रश्न हमने अपने आप से बनाया है, तो इसमें मान लेते हैं कि ए और बी साझेदार थे। हम ये मान लेते हैं कि ए और बी पुराने साझेदार थे, ये 3:2 में साझेदार थे, सी को 1/5 इसी के लिए फर्म में प्रवेश दिया। तो ए और बी में 3:2 में बांट देंगे। तो यहां लिख देंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट और बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो 3 और 2 में बांटो, 10,000 को 3 2 में बांटा तो 6,000 और 4,000, इस तरह से ये विभाजित हो जाएगा। तो ये थे आपके वर्कमैन कंपनसेशन से रिजर्व से संबंधित विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में आपको किस प्रकार से प्रश्नों को हल करना है। इस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की कॉन्सेप्ट और एंट्रीज पिछले वीडियो में मैंने बहुत ही डिटेल में समझाई है। आराम से, अगर किसी ने नहीं देखा तो आराम से बैठ के पहले उस वीडियो देखो, उसको देखने के बाद ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अब हम पढ़ते हैं अपना एक विशेष संचय और पढ़ना है, वो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, विनियोग उच्चावचन संचय। तो देखिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, विनियोग उतार चढ़ाव संचय या विनियोग उच्चावचन संचय। देखिए इस संचय को हम क्यों बनाते हैं, बाजार में विनियोगों का मूल्य बढ़ता और घटता रहता है। तो विनियोगों में
के मूल्य में कोई कमी आ जाए तो उस कमी की पूर्ति के लिए हमें इस संचय को बनाना पड़ता है। तो पहले मैं लिख देता हूं इस संचय का निर्माण क्यों करते हैं। इस संचय का निर्माण, इस संचय का निर्माण, इस संचय का निर्माण निवेश यानी कि विनियोग, या निवेश को क्या कह सकते हो, विनियोग, विनियोग के बाजार मूल्य, विनियोग के बाजार मूल्य में, बाजार मूल्य में हुई कमी की पूर्ति हेतु किया जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर विनियोग के बाजार मूल्य में कोई कमी हो जाए तो जितने रुपए से विनियोग के मूल्य में कमी हुई है वो फर्म के लिए क्या हो गया, लॉस हो गया, हानि हो गई। और उस प्रकार की हानि की पूर्ति के लिए हमने इस संचय को बनाया है, विनियोग उतार चढ़ाव संचय को। तो हमें क्या करना है कि अगर प्रश्न में विनियोग से संबंधित कोई हानि दी हुई हो या विनियोग के मूल्य में कमी हुई हो तो उस कमी की राशि को इस संचय से पूर्ति कर देना है। यानी कि विनियोग के मूल्य में अगर कमी करनी है तो कमी इस संचय की राशि से होगी। लेकिन अगर विनियोग के मूल्य में कोई कमी नहीं हुई है या इस संचय में कोई शेष बच जाता है तो इस संचय को हमें क्या मान लेना है, संचित लाभ मान लेना है, यानी अवितरित लाभ मान लेना है। और संचय में बची हुई राशि अवितरित लाभों की तरह समायोजित कर दी जाएगी। तो देखिए इस संबंध में मैं फिर से आपके साथ कुछ परिस्थितियां ले लेता हूं और कुछ परिस्थितियों के साथ साथ अपन करते हैं इसको। देखिए आपको यदि विनियोग की बाजार मूल्य यदि विनियोग का बाजार मूल्य ना दिया हो, अब विनियोग का बाजार मूल्य जब नहीं दिया है तो हम इसकी कमी या वृद्धि का आंकलन किस प्रकार करेंगे। कमी और वृद्धि का आंकलन किस प्रकार होगा कि पुस्तक मूल्य अर्थात जो बैलेंस शीट में मूल्य दिखाया हुआ है उस मूल्य को बाजार मूल्य से अपन क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तब पता चलेगा कि मूल्य में कमी हो रही है, वृद्धि हो रही है। अगर प्रश्न में विनियोग का बाजार मूल्य नहीं दिया तो इसका मतलब यह है कि विनियोग के बाजार मूल्य में कोई कमी हुई नहीं है। या फिर अथवा यो भी हो सकता है कि विनियोग यानी निवेश, विनियोग या निवेश का पुस्तक मूल्य जिसे आप लागत भी कह सकते हो, लागत मूल्य बराबर बाजार मूल्य, निवेश का पुस्तक मूल्य किसके बराबर, निवेश का पुस्तक मूल्य और बाजार मूल्य, निवेश का पुस्तक मूल्य बराबर बाजार मूल्य, मतलब निवेश का पुस्तक मूल्य और बाजार मूल्य दोनों बराबर हैं। तो इसका मतलब यह अभी भी कोई हानि नहीं हो रही। पुस्तक मूल्य 100 रुपए में आपने कोई चीज खरीदी, बाजार मूल्य भी 100 रुपए, मतलब आपको कहां नहीं हो रही है, ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रही है। तो इस परिस्थिति में, इस सिचुएशन में आपने जो विनियोग उच्चावचन संचय बना रखा है, कहां मिलेगा विनियोग उच्चावचन संचय, देखो इसके बाद में क्या लगा, रिजर्व लगा है। कई बार अपन क्या कर देते हैं, इसके आगे फंड भी लगा देते हैं। तो या तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी कह सकते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी कह सकते हैं। और इन शॉर्ट में इसको यहाँ पे अभी इसका एब्रीविएशन यूज करूंगा IFR। तो यहाँ पे देखिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है। इस रिजर्व को अपन कहाँ दिखाते हैं, यहाँ पे क्या लगा, रिजर्व नाम लगा है। तो आपको पता है रिजर्व का मतलब क्या होता है, संचित लाभ होते हैं सामान्यतः। और संचित लाभों को कहाँ दिखाया जाता है सर, ये तो बैलेंस शीट के दायित्व पक्ष पर दिखाए जाते हैं। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था इसके बारे में। तो
रिजर्व कहाँ, दायित्व पक्ष पर दिखाए जाएंगे। तो सर ठीक है, दायित्व पक्ष पर इनको दिखाया हुआ रहता है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अगर दायित्व पक्ष पे दिखाया हुआ और बाजार मूल्य में कोई कमी नहीं हुई है या फिर बाजार मूल्य ही दिया हुआ नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो IFR होगा, IFR इसको संचित लाभ मान लिया जाएगा। IFR को क्या मान लिया जाएगा, संचित, IFR संचित लाभ मान लिया जाता है, मान लिया जाता है। और आपको पता होना चाहिए संचित लाभों का क्या करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि संचित लाभों का लेखांकन व्यवहार क्या होता है, कि संचित लाभों को साझेदारों के पूंजी खाते में पुराने अनुपात में हस्तांतरित कर दिया जाता है। तो यहां हम क्या करते हैं, इस रिजर्व को हस्तांतरित करेंगे तो प्रविष्टि क्या करेंगे सर, इन्वेस्टमेंट एंट्री बनेगी इसकी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये प्रविष्टि बनेगी किन से अनुपात में सर, ये पुराने अनुपात में, यानी कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ये प्रविष्टि होगी। तो देखिए रिजर्व को डेबिट क्यों किया, क्योंकि रिजर्व था बैलेंस शीट के दायित्व पक्ष में मिलता है, और रिजर्व का शेष कौन सा होता है, क्रेडिट, मतलब पहले से क्रेडिट है, अब इसे कैपिटल में ट्रांसफर करें तो क्रेडिट से डेबिट किया तो इसका अकाउंट तो हो गया बंद। और रिजर्व मतलब संचित लाभ है, लाभों को जब पूंजी में स्थानांतरित करते हैं तो पूंजी क्या होती है, बढ़ जाती है, और जब पूंजी बढ़ती है तो पूंजी खाते को क्रेडिट करते हैं, इसलिए हमने इसको क्रेडिट किया। और ये कौन से अनुपात में, पुराने अनुपात में। और यही कॉन्सेप्ट हमने पिछले वीडियो में संचित लाभ हानियों में समझी थी। अच्छे तरह से उसको देखोगे तो बहुत सारी कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर होगी। पिछला वीडियो था, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था, उसको जरूर देखना। अच्छा जी, फिर देखिए दूसरी परिस्थिति में लेता हूं, यदि विनियोग का पुस्तक मूल्य, विनियोगों का कौन सा मूल्य सर, पुस्तक मूल्य या लागत मूल्य कह दो भाई, पुस्तक मूल्य कम है और बाजार मूल्य ज्यादा है, बाजार मूल्य इसका है। यहां क्या हो रहा है, अंतर जो भी आएगा इसके बीच में जितना भी अंतर आ रहा है वो अंतर की राशि, अंतर की राशि जो है वो लाभ हो रही है, और उसे हमें क्या करना है, अंतर की राशि को, अंतर की राशि हमारे लिए लाभ है, और उस लाभ को कहां ले जाना है, लाभ को ले जाना है हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट में। जो लाभ हो रहा है वो रीवैल्यूएशन में जाएगा। देखिए अब इस परिस्थिति में क्या करना है, पहली बात, दो बातें यहां पे होंगी। पहली बात कि सर विनियोग का पुस्तक मूल्य कम था, बाजार मूल्य ज्यादा है, इसका मतलब कि विनियोग के मूल्य में कोई कमी नहीं हुई है, विनियोग के मूल्य में वृद्धि हुई है। जब विनियोग के मूल्य में कोई कमी नहीं हुई तो इस संचय का कोई काम ही नहीं है। हमने इसको बनाया क्यों, बाजार मूल्य में हुई कमी की पूर्ति करने के लिए बनाया। तो कमी हुई नहीं तो इस संचय को क्या मान लेंगे, संचित लाभ मान लेंगे इस संचय को। और संचित लाभों का क्या ट्रीटमेंट करते, पहला तो वो ट्रीटमेंट करो, और वो जो सेम अभी अभी तुमने लिखा था ये सेम ट्रीटमेंट करेंगे। क्या लिखोगे, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, सेम ऊपर वाली एंट्री करनी है, टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखिए एक प्रविष्टि तो ये कौन से रेशियो में होगी सर, ओल्ड रेशियो में। अब देखते हैं दूसरा क्या है। एक बात तो हुई है कि रिजर्व संचित लाभ बन गया, उसे हमने पुराने साधारण बांट दिया, लेकिन यहां जो अंतर आया इस अंतर का क्या करना है। देखिए विनियोग क्या होते हैं, अपनी एक संपत्ति होते हैं, और संपत्तियों में परिवर्तन के लिए हमने कौन सा खाता बनाया था, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था, याद करो। तो यहां पे जो अंतर आ रहा है इस अंतर की राशि को हमें कहां ले जाना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। ये जो अंतर आएगा
ये अंतर हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट में लेके जाना है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर करो इस अंतर को। तो अंतर की राशि को रीवैल्यूएशन में ट्रांसफर करेंगे तो क्या प्रविष्टि करेंगे, देखिए यहाँ पे जो अंतर की राशि आई उसे रीवैल्यूएशन में ट्रांसफर करना है। तो यहाँ विनियोग का मूल्य क्या हो रहा है सर, बढ़ रहा है, और विनियोग एक संपत्ति है, संपत्ति का मूल्य बढ़ता है तो क्या करते हैं, संपत्तियों को डेबिट कर देते हैं। तो इन्वेस्टमेंट को पहले तो करेंगे हम डेबिट, सर इन्वेस्टमेंट को डेबिट करना है क्योंकि इसका मूल्य बढ़ रहा है। और दूसरी बात यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे टू रीवैल्यूएशन अकाउंट कर दिया। अब देखो रीवैल्यूएशन क्रेडिट क्यों किया, फिर वही बात कि हमने पीछे भी पढ़ा था, पिछला प्रश्न कर रहे थे तब भी रीवैल्यूएशन के बारे में जानकारी थी, पिछले वीडियो में पढ़ा था, बार बार मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये अच्छे से याद कर लेना, बहुत काम आएगी आपके एसेट लायबिलिटी प्रोविजन रीवैल्यूएशन अकाउंट का रूल बार बार बता रहा हूँ मैं तुम्हें। एसेट लायबिलिटी प्रोविजंस माइनस प्लस 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 माइनस माइनस, ये डेबिट साइड में ये क्रेडिट साइड में। तो हुआ क्या था कि विनियोग थे सर एक संपत्ति, और यहाँ संपत्ति का बाजार मूल्य ज्यादा था, इसका अर्थ संपत्ति का मूल्य बढ़ा है, और संपत्ति का मूल्य बढ़ा है तो क्रेडिट में जाएगा किसके, रीवैल्यूएशन अकाउंट के। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को हमने क्रेडिट कर देना है अंतर की राशि से। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या कर देना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देना है अंतर की राशि से। समझ में आ गई बात। तो एंट्री क्या बनेगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब फिर एक और बात करनी पड़ेगी यहाँ पे कि रीवैल्यूएशन का क्रेडिट शेष, आपको याद होना चाहिए कि रीवैल्यूएशन खाते का जो भी शेष आता है वो साझेदारों में उनके पुराने लाभ भाजन अनुपात में हस्तांतरित हो जाता है। तो यहाँ पे रीवैल्यूएशन का क्रेडिट शेष है तो डेबिट करेंगे तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बंद हो जाएगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे ये प्रविष्टि करेंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये प्रविष्टि होगी कौन से अनुपात में सर, पुराने अनुपात में होगी, ओल्ड रेशियो में प्रविष्टि होगी। तो ये था दो परिस्थितियां हमने पढ़ी। यदि विनियोग के बाजार मूल्य ना दिया हो तो हमें, इसका अर्थ ये हुआ बाजार मूल्य ना दिया है तो भी अपन ये कह सकते हैं कि कोई कमी या वृद्धि नहीं हुई है, या फिर पुस्तक मूल्य या लागत मूल्य भी कह सकते हैं पुस्तक मूल्य को, ये बराबर है, किसके बराबर है सर, ये बाजार मूल्य के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे भी विनियोग के मूल्य में कमी नहीं हुई। जब विनियोग के मूल्य में कोई कमी नहीं हुई इसका मतलब विनियोग जो संचय है, विनियोग उतार चढ़ाव संचय है, ये अपना संचित लाभ बन गया, क्योंकि हमने इसको बनाया किस लिए था कि विनियोग के बाजार मूल्य में कोई कमी हो तो उस कमी की पूर्ति करने के लिए हमने इसको बनाया हुआ है। तो यहाँ भी कोई कमी नहीं हुई थी विनियोग के मूल्य में, और दूसरी परिस्थिति में भी कमी नहीं हुई। तो दोनों ही परिस्थितियों में जब विनियोग के मूल्य में कमी नहीं हुई तो हमने दोनों ही परिस्थितियों में विनियोग उतार चढ़ाव संचय को क्या मान लिया था, संचित लाभ मान लिया, और संचित लाभ मान के ओल्ड पार्टनर कैपिटल में यहाँ पे हमने उसको पुराने रेशियो में ट्रांसफर कर दिया था। और यहाँ जो विनियोग का बाजार मूल्य बढ़ा है, बढ़े हुए विनियोग के बाजार मूल्य को हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया सर, रीवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो एंट्री बना दी थी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। और उसके बाद हमने क्या किया था सर, उसके बाद रीवैल्यूएशन खाते के शेष को आपने ओल्ड पार्टनर में ट्रांसफर कर दिया। तो आज के लिए बस अपन इतना ही करते हैं। कल हम इसी के संबंध में पढ़ेंगे तीसरी परिस्थिति, दो परिस्थितियां हो चुकी, कल हम इसकी तीसरी परिस्थिति पढ़ेंगे। यदि विनियोग के मूल्य में कमी हो जाए, यानी कि यदि विनियोग का पुस्तक मूल्य, यदि कल पढ़ेंगे अपन इस चीज को, यदि विनियोग का पुस्तक मूल्य अधिक हो और बाजार मूल्य कम हो तो इसमें क्या क्या सिचुएशन होंगी, क्या परिस्थितियां होंगी, ये पढ़ेंगे अपन कल। तो आज आप इससे संबंधित ये जो प्रश्न हमने किया था कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय का, वो प्रश्न आप करेंगे। पीछे के प्रश्नों को अभी तक अगर आपने हल नहीं किया तो पीछे के प्रश्न हल करेंगे, अपने नोट्स बनाते जाओ। जहां तक विनियोग उतार चढ़ाव संचय को पढ़ा है इसको एक बार दो बार पढ़ के अच्छे से समझ के देखोगे। कल हम मिलते हैं, इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। ये वाला पॉइंट अपन पढ़ेंगे, यदि विनियोग का बाजार मूल्य
बाजार मूल्य कम हो जाता है, पुस्तक मूल्य अधिक बाजार मूल्य कम, इसका मतलब क्या हो, बाजार मूल्य कम हो गया, जितना पुस्तक मूल्य था उससे कम हो गया। इस चीज को हम कल पढ़ेंगे, इस परिस्थिति में क्या प्रविष्टियां करनी है, क्या लेखांकन व्यवहार करने हैं। और तब तक आप अपने नोट्स तैयार कीजिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच।